ये है क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर और हम लोग साथ में शुरू कर रहे हैं चैप्टर गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। इस चैप्टर का मुद्दा क्या है? आपको समझाना कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है एंड किस तरीके से या क्या गोल्स होते हैं गवर्नमेंट बजट के इकोनॉमी के लिए, किस तरीके से एक इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है गवर्नमेंट बजट। सबसे पहले शुरू करेंगे समझने से कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है। ये आपको पिक्चर दिख रही है, ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। यहाँ पे इनके हाथ में जो रेड कलर का फोल्डर है इसके अंदर बजट है, यानी कि जिस तरीके से आपका घर का एक बजट बनता है जहाँ पे लिखा होता है ये खर्चे, ये कमाई के साधन, तो हमारा बजट क्या है इस महीने का, इतना होना चाहिए कि इस महीने में ऑलमोस्ट इतने तो खर्चे आने वाले हैं, इतने क्या आने वाली है, कमाई आने वाली है। तो अब घर का एक बजट सेट करोगे ना, या अगर आप एक कंपनी रन कर रहे हो तो उसका भी एक बजट सेट करोगे ना कि इस महीने का बजट कितना है, 5 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए के, इतने में ही हमको अपने क्या करने हैं, खर्चे मैनेज करने, क्योंकि यहाँ से फलाना कमाई आने वाली। उसी तरीके से एक देश भी अपने जो भी रिसिप्ट्स यानी इनकम होने वाली है और जो भी खर्चा वो करने वाली है आने वाले साल में, उसको जब एक जगह पर लिख लेती है उसको हम नाम देते हैं ये गवर्नमेंट का बजट। बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक एनुअल फाइनेंशियल ईयर में एक स्टेटमेंट की तरह होती है ये, जो कि हमें आइटम वाइज शो करेगा कि एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स क्या है, कहाँ से कमाई होने वाली है, एंड एक्सपेंडिचर क्या क्या गवर्नमेंट खर्चा करने वाली है फॉर द अपकमिंग फिक्सल या फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर किस तरीके से खर्चे और इनकम्स मैनेज होने वाली है, वो जो चीज़ दिखाता है पीस ऑफ पेपर, उसको बोला जाएगा गवर्नमेंट बजट। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये सिर्फ अपकमिंग ईयर के लिए यानी कि फ्यूचर के लिए नहीं है, ये जो पिछला साल हुआ है उसमें जो खर्चे हुए हैं, जो इनकम हुई है, उसका भी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया जाता है बजट के अंदर। बोलोगे इसको बात बिल्कुल समझ आ गई, यानी कि पिछले साल का डिस्क्रिप्शन एंड फ्यूचर के लिए जो पॉलिसीज है, दोनों को जब एक जगह प्रेजेंट किया जा रहा है वो क्या होता है, हमारा बजट। इसे फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है February 1 को। हर साल फरवरी की पहली तारीख को जो भी फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी कंट्री का, वो बजट को प्रेजेंट करता है एंड पार्लियामेंट में बजट पास किया जाता है, यानी कि अग्री करते हैं लोग कि हम इस बजट को ओके कर रहे हैं, हम मानने को तैयार है, एंड फिर ही वो बजट लागू होता है। ठीक है, इट प्रेजेंट्स बजटरी या फिस्कल पॉलिसीज। जो भी इसमें चीजें लिखी जाती हैं उसको या तो बजटरी पॉलिसी बोल सकते हो या फिस्कल पॉलिसी बोल सकते हो, नाम है बेसिकली। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? गवर्नमेंट बजट का एक आइडिया बिल्ड कर पा रहे हो? जैसे आपका मेरा बजट होता है ना, हम लोग क्या करते हैं कि इतना पैसा आएगा, इतना खर्चा होगा, तो बजट यहाँ पे रिवॉल्व करेगा। उसी तरीके से गवर्नमेंट भी क्या करती है, अपने एक्सपेक्टेड खर्चे, एक्सपेक्टेड इनकम्स, इनको जब एक जगह पे रिकॉर्ड कर लेती है उसको क्या बोल देंगे, गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट का बजट जो कि वो पूरी इकोनॉमी के लिए बनाती। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस बजट का, क्या अचीव करना चाहते हैं ये बजट बना के? देखो, अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोई भी मॉडल बना रहे हो, तो आप कुछ चीज़ें ध्यान में रखोगे ना कि मेरे को फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आपको कि एक साइंस का मॉडल बनाना है जो कि इन्वायरमेंट से कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हो, तो समझ लीजिए आप इवेपोरेशन का मॉडल बना रहे हो, तो आप कुछ गाइडलाइंस ध्यान में रखोगे ना कि यार मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मॉडल साइंस का बनना चाहिए, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे इन्वायरमेंट से कनेक्टिविटी दिखनी चाहिए, हाँ या ना? उसी तरीके से जब भी हम कुछ भी प्लान बना रहे हैं, कुछ भी मॉडल बना रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ चीज़ें ध्यान में रहेंगी कि मेरा गोल क्या है, उसी हिसाब से आप अपने प्लान को बिल्डअप करोगे, हाँ या ना? तो उसी तरीके से हमारा जो बजट होगा उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, गवर्नमेंट क्या क्या अचीव करना चाहती होगी उस बजट से, कुछ कॉमन मेजर्स है जो कि जिन पे हम बात कर सकते हैं। ऐसे तो हर बजट का कुछ ना कुछ और डिफरेंट हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव हमेशा होता है। जैसे इस बार का जो बजट था उसमें जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थी, शी वाज लाइक कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, सोलर एनर्जी प्लांट्स को बढ़ाना चाहते हैं, इस टाइप की बातें थी। उधर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा था, उधर खर्चा ज़्यादा करना चाह रही थी गवर्नमेंट। तो वो अलग अलग पॉलिसीज रहती है,
पर कुछ ऐसे कॉमन ऑब्जेक्टिव्स है जो हर साल के बजट में दिखेंगे ही दिखेंगे, एंड अभी हम उन पे बात करने वाले हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है कि देश की जीडीपी को ग्रो करवाना, यानी कि जितना भी देश में प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। क्योंकि अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, एक बात बिल्कुल समझ लो आराम से, कि अगर एक देश में प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है मतलब ज्यादा लोगों को काम मिलेगा, अगर ज्यादा लोगों को काम मिल रहा है मतलब ज्यादा लोग पैसे कमा रहे हैं, अगर ज्यादा लोग पैसे कमा रहे हैं वो ज्यादा खर्चा करेंगे। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, अब खर्चा भी तो बढ़ाओगे ना, इनकम बढ़ी खर्चा बढ़ा, खर्चा जब भी बढ़ेगा तो किसी और के लिए वो क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। जीडीपी ग्रो करने की वजह से एंड ऑफ द डे सभी ग्रो कर रहे हैं, इसीलिए जीडीपी ग्रोथ प्रायोरिटी रहती है बजट की। उसके बाद होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ लैंड, किसी भी तरीके के रिसोर्सेज जो गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है उनको अच्छे तरीके से यूज करना। एलोकेशन का मतलब होता है एक जगह पर पुटअप करना, यूज में लेना, ऑप्टिममली हम चीज़ों को यूटिलाइज कर सके, यानी कि जो भी हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं उनको आप पूरी तरीके से अच्छी तरीके से यूज कर सको। ये भी क्या गोल होता है हमारे बजट का। प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में या सब्सिडाइज्ड तरीके से सस्ता करके लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं पब्लिक के बेनिफिट्स के लिए। जो भी गुड गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है उसको हम क्या कहते हैं, पब्लिक गुड। तो जो लोग चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते या जिन कॉमन चीज़ों की ज़रूरत है हर किसी को, गवर्नमेंट का काम है सबको वो अवेलेबल करवाना। तो पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड करवाना भी हमारे बजट का क्या होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जो भी एक सेंट्रल बॉडी होती है गवर्नमेंट जैसे, उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि कभी भी पैसा एक जगह पे अक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर मेरी इकोनॉमी में ये 3 लोग हैं और मेरी इकोनॉमी में टोटल हम लगा लेते हैं 60 रुपीज़ है, मेरी इकोनॉमी में टोटल कितना पैसा है, 60 रुपीज़ है, और ये 3 पर्सन है, इसके पास 10 रुपये है, इसके पास 5 रुपये है, इसके पास 45 रुपीज़ है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर क्या रोल प्ले करती है कि जहाँ पर पैसा ज़्यादा है वहाँ पे क्या करेगी, कुछ कुछ टैक्सेस वगैरह लगा देगी, जिससे क्या होगा, इसके पास कुछ ना कुछ क्या हुआ, पैसा कम हुआ। अभी ये जो पैसा गवर्नमेंट के पास आया है, गवर्नमेंट इन्हें प्रोवाइड कर देगी इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक गुड्स या सब्सिडीज या कुछ ना कुछ स्कीम्स के तौर पे। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जो इनकम या वेल्थ एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट हो रही थी, जुड़ते जा रही थी, गवर्नमेंट का काम है कि पैसे को जुड़ते ना रहने देना, इंस्टेड क्या करना, पूरी इकोनॉमी में इक्वली किसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे आप अमीरों से ज़्यादा टैक्स ले लो, वेल्थ पर टैक्स लगा दो, इनकम पे मत लगाओ, वेल्थ पर टैक्स लगा दो कि जो एंसेस्टर की प्रॉपर्टी आगे आगे पास ऑन होती जा रही है उन पे क्या कर दो, एक्स्ट्रा टैक्स लगा दो। एंड जो भी टैक्स से पैसा आएगा वो पब्लिक गुड्स बनाकर या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से सब्सिडीज के रूप में आम जनता को बेनिफिट्स दे दो। उससे क्या होगा, इनकम इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। एंड हमें ये बात पता है, अगर इकोनॉमी में इनकम अच्छे तरीके से फैली हुई है तो ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ एक पर्सन ग्रो नहीं कर रहा होता, सब लोग मिलकर ग्रो कर रहे होते हैं। हाँ या ना, किसको बात समझ में आ रही है? तो इनकम और वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करना, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना कि सब लोगों का भला हो, वो भी गोल होता है हमारे जीडीपी का। बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, ये हमें क्या कह रहे हैं, जो पिछड़े इलाके हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं, उन एरियाज को भी डेवलप कर पाए, सब रीजन्स की इक्वली ग्रोथ हो। ऐसा नहीं कि 2 सिटीज़ आगे बढ़ती जा रही हैं एंड पिछड़े हुए इलाकों को कोई पूछ ही नहीं रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरीके की बजटरी फिस्कल पॉलिसीज हमें बनानी है कि जो रीजनल ग्रोथ है वो भी पॉसिबल हो पाए, हर रीजन ग्रो कर सके, एक बैलेंस मेंटेन हो। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो, इकोनॉमी में एक स्टेबिलिटी आए।
बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल ना हो चीज़ें, इकोनॉमी में एक स्टेबिलिटी आए, ये सारे क्या होते हैं, कुछ कॉमन गोल्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं हर बजट के अंदर। कोई भी बजट इन गोल्स से बाहर नहीं जाता। इनके अलावा हर बजट की कुछ ना कुछ पर्टिकुलर, हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, पर्टिकुलर व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि बिल्डिंग कितनी मर्जी अच्छी बन जाए, नींव पत्थर तो सेम रहेगा ना। ये वो नींव पत्थर है जो कि इंडिया की इकोनॉमी को मजबूत बनाता है। तो बजट के अंदर ये चीज़ें हमें दिखनी ही चाहिए। इतनी बात क्लियर हो रही है। अगर हमें ये पता लग गया तो अब हम बात कर सकते हैं कि गवर्नमेंट के बजट के अंदर होता क्या क्या है, ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए गवर्नमेंट किन किन चीज़ों को मैनेज करती है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं या एलिमेंट्स क्या होते हैं गवर्नमेंट बजट के अंदर। तो हमारे पास कंपोनेंट्स में दो चीज़ें आएंगी, एक तो बजट रिसिप्ट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर। समझो कि जो भी रिसिप्ट्स है वो गवर्नमेंट की इनकम्स है, जो भी एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट का खर्चा है। हमारी बुक से बेसिकली दो तरीके से क्लासिफाई करेगी और आगे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है, कैसे ये चीज़ें फंक्शन करती हैं, ये हम अब आगे समझने वाले। रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर, इस पॉइंट पे हमें क्लियर हो गया। पैसा जब गवर्नमेंट के पास ऐड हो रहा है तो हम उसे क्या बोल रहे हैं, बजट रिसिप्ट्स बोल रहे हैं। जब गवर्नमेंट की जेब से पैसा निकल रहा है तो हम उसे क्या बोल रहे हैं, बजट एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं। कूल, शुरू करेंगे बजट रिसिप्ट समझने से। बजट रिसिप्ट्स में भी सबसे पहले हम समझेंगे कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं, इनकी क्या क्या टाइप्स होती हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या बोल रहे हैं कि एक ऐसी रिसिप्ट है जहां पे कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग लायबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर क्रिएट नहीं होती। दीज रिसिप्ट्स डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन ऑफ एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट। अच्छा, यहाँ पे हम दो शब्द समझ लेते हैं पहले, एसेट्स और लायबिलिटीज। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉमर्स वाले बच्चे भी पढ़ रहे हैं एंड ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो कॉमर्स वाले बच्चों को तो कहीं ना कहीं आर्ट्स कह रही हूँ, एसेट्स और लायबिलिटी का मतलब क्लियर होगा। थोड़ा सा हम एक आइडिया बिल्ड कर लेते हैं ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों के लिए भी कि एसेट्स क्या होती हैं। अगर बिल्कुल हम नॉर्मली समझे लेमन लैंग्वेज में, तो हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है। लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटीज बेसिकली देनदारी, कि आपको अगर किसी का पैसा देना है, आपके ऊपर कर्जा क्रिएट हो गया तो आपके ऊपर लायबिलिटी क्रिएटेड है। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपसे 2 लाख रुपए ले लूँ एंड बोलूँ कि मैं आपको 4 महीने बाद वापस कर दूंगी, तो 4 महीने के लिए मेरे सर पर लायबिलिटी आ गई है 2 लाख रुपए की, मेरे सर पर कर्जा चढ़ गया है 2 लाख रुपए का। तो लायबिलिटी और एसेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा जब हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करेंगे। यानी जब भी गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसिप्ट्स कमाएगी तब ना तो आपके पास लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा, ना तो आपके एसेट्स घटेंगे। क्या मतलब है, यानी कि 2 लाख रुपए गवर्नमेंट किसी से मांग नहीं रही है। ये नहीं बोला कि 2 लाख रुपए दे दो 4 महीने बाद वापस कर देंगे। जिससे भी लिया है वो पैसा इस तरीके से लिया गया है, इस तरीके से कमाया गया है कि गवर्नमेंट को वो वापस नहीं करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल कि गवर्नमेंट आपसे आप जा रहे हो, आप सड़क पे जा रहे हो, आपने रेड लाइट क्रॉस कर दी, तो गवर्नमेंट आपको फाइन चार्ज करेगी कि नहीं करेगी। अब ये जो फाइन है इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट को आपको कभी वापस पेमेंट करनी पड़ेगी। आपको जो भी 500 रुपये 1000 रुपये का फाइन पे कर रहे हो वो गवर्नमेंट कभी वापस ले लेगी? कभी आप गवर्नमेंट से वापस मांग सकते हो? नहीं मांग सकते ना। बोलो किसको बात समझ में आ रही? तो गवर्नमेंट की कुछ भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई, गवर्नमेंट को किसी को पैसा वापस नहीं देना, उन्होंने पैसा ले लिया एंड वो रिटर्न नहीं करना, इसीलिए गवर्नमेंट के सिर पे कोई भी लायबिलिटी खड़ी नहीं हुई है। रिडक्शन ऑफ एसेट भी नहीं होता है। इसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी है, समझ लो एक जमीन है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट उसको बेचकर भी पैसा नहीं कमा रही है। यानी कि जो पैसा इन आ रहा है, रिसिप्ट्स में पैसा इन आएगा ना, जो पैसा इन आ रहा है वो इस वजह से नहीं आ रहा कि एसेट चला गया है।
आपने अपनी प्रॉपर्टी बेच के पैसा नहीं कमाया, आपने फीस चार्ज की है। तो ये किस तरीके के रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं उन पर बात करेंगे। फीस तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, पर बात समझो यहाँ पर हो क्या रहा है, सिंपल सी बात हो रही है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या बोल रहा है कि भाई पैसा कमाया जा रहा है, लेकिन ना तो लायबिलिटी हिल रही है ना एसेट हिल रहा है, यानी कि ना तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी गिर रही है, प्रॉपर्टी कोई बेचनी पड़ रही है उसे फिर पैसा है, ना ही उसने किसी से मांगा है पैसा है, एज एन बोरो किया है कि लायबिलिटी क्रिएट हो जाए। अच्छा, अगर ये दोनों चीजें नहीं हुई, फिर गवर्नमेंट के पास पैसा आ कहां से रहा है? गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है टैक्स से और नॉन टैक्स रिसिप्ट से। हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स को आगे क्लासिफाई करेंगे टैक्स रिसिप्ट एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स का पैसा जो भी गवर्नमेंट लेती है लोगों से, उससे कुछ भी लायबिलिटी क्रिएट होती है? कुछ भी गवर्नमेंट की देनदारी क्रिएट होती है? नहीं क्रिएट होती। कुछ भी गवर्नमेंट का एसेट चला जाता है? नहीं जाता। तो टैक्स कितने टाइप के होते हैं? नॉन टैक्स रिसिप्ट्स कौन कौन सी हो सकती है, उनके बारे में अब हम बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टैक्स रिसिप्ट। क्या होता है टैक्स? आपको पता है, एक कंपल्सरी पेमेंट होती है जो आपको गवर्नमेंट को करनी पड़ती है। कौन कौन करते हैं? हाउस होल्ड भी करता है, फर्म्स भी करते हैं, और अदर इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स भी करते हैं। टैक्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं? किस किस तरीके से गवर्नमेंट हमसे टैक्स चार्ज करती है, या किस किस तरीके से जो भी टैक्स है जैसे जीएसटी, उनको हम किस किस नामों से पुकार सकते हैं, क्या क्या फर्क है, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले मेरे पास आ जाता है प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? बढ़ना। रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है? घटना। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव टैक्स कैसे काम करेगा? जिसका इनकम लो है उसको टैक्स कम भरना पड़ेगा, जिसका इनकम हाई है उसको टैक्स ज्यादा भरना पड़ेगा। सिंपल। प्रोग्रेसिव क्या बोल रहा है कि अच्छा तू 10,000 रुपए कमा रहा है, एक काम कर मुझे 10% टैक्स दे दे। अच्छा तू 1,00,000 रुपए कमा रहा है, एक काम कर मुझे 30% टैक्स दे दे। अगर टैक्स ऐसे काम करे तो इसे बोला जाएगा प्रोग्रेसिव टैक्स। अगर उल्टा काम करे, जो जिनकी इनकम कम है उनको बोला जाए कि आप लोग हमें 30% टैक्स दोगे, जिनकी इनकम ज्यादा है उनको बोला जाए आप हमें 10% टैक्स दोगे, तो उसे कहा जाएगा रिग्रेसिव टैक्स। अगर टैक्स इनकम के साथ बढ़ रहा है तो प्रोग्रेसिव, इनकम के साथ घट रहा है तो रिग्रेसिव। जैसे इनकम टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव होता है। अगर आपकी इनकम 10 लाख है तो टैक्स कम लगेगा, अगर आपकी इनकम 20 लाख है, 1 करोड़ है, तो टैक्स ज्यादा लगेगा, तो वो प्रोग्रेसिव टैक्स है। रिग्रेसिव टैक्स का एग्जाम्पल क्या है? जीएसटी। जितना इनकम कम होगा जीएसटी का बर्डन उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। जीएसटी इम्पोज सब चीजों पे इक्वली हो रहा है, लेकिन जितना लो इनकम का पर्सन होगा उसका बर्डन ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू हाई इनकम वाले पर्सन के, तो उसे हम रिग्रेसिव टैक्स की कैटेगरी में डाल देंगे। प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव बिल्कुल क्लियर हो गया। वैल्यू एडेड क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स लगता है कि जब भी कोई कमोडिटी बन रही है, यानी कि प्रोडक्शन हो रही है, हर स्टेज पे उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होगी, हर स्टेज पे उस पर कुछ ना कुछ वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा। यानी कि सबसे पहले जिन्होंने शुगर केन काटा उस पे वैट लग गया, उसके बाद जिसने शुगर केन मैन्युफैक्चर किया उस पे वैट लग गया। जैसे जैसे वैल्यू ऐड होती जा रही है उस तरीके से वैल्यू एडेड टैक्स चार्ज होता रहता है कमोडिटीज पे। स्पेशल टैक्स क्या होता है? स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है? जो चीज़ों की स्पेसिफिक क्वांटिटीज देख के, मेजरमेंट्स देख के लगता है कि अगर इतना है तो टैक्स इतना लगेगा, अगर चीज़ इतनी है तो टैक्स इतना लगेगा, चीज़ का वेट अगर 20 kg है तो टैक्स इतना लगेगा, अगर 30 kg है तो टैक्स इतना लगेगा, वो होता है स्पेसिफिक टैक्स। आजकल वैट वगैरह नहीं चलता, आजकल तो जीएसटी ही चलता है बेसिकली। तो जीएसटी इज़ द ओनली टैक्स बेसिकली जो आजकल कॉमनली हम देख सकते हैं कि हर मीडियम पे चल रहा है, क्योंकि टैक्स सिस्टम को एक तरीके से सिंप्लीफाई करने के लिए, यूनिफाई करने के लिए गवर्नमेंट 2016 में जीएसटी वाला हम कह सकते हैं सिस्टम लेकर आई थी, जहाँ पे उन्होंने टैक्स को अपनी जान में सिंप्लीफाई कर दिया था, राइट।
कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमारे पास क्या है? कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमारे पास क्या है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट क्या बोलेगा कि देखो, इस बंदे को गवर्नमेंट ने बोला कि भाई मैं तेरे से 10% टैक्स लूंगा। बंदे ने बोला ओके जी, इसे बोल देंगे डायरेक्ट। समझो, एग्जाम्पल से समझ रहे। इस बंदे को गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम तेरे से 10% इनडायरेक्ट टैक्स लेंगे। बोला ओके, गवर्नमेंट ने इस बंदे से लिया। इस बंदे ने फर्दर अपना टैक्स किसको बोल दिया? जिस भी बंदे को इसने प्रोडक्ट बेचा उससे चार्ज कर लिया। बोला मैंने गवर्नमेंट को 10% टैक्स भर दिया, अब तुम भर दो 10% टैक्स मुझे। अब ये वाला जो बंदा है ये कंज्यूमर नहीं है, ये वाला जो बंदा है ये फिर आगे किसी को बेचने वाला है। रिटेलर है, अभी कंज्यूमर को बेचेगा, तो एक कंज्यूमर को क्या बोलेगा? मैंने इस गुड पे 10% टैक्स दिया, तुम भी मुझे 10% टैक्स पे कर दो। इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। अब अगर हम समझें सिंपली, तो यहाँ पे इन दो केसेस में हुआ क्या? एक केस में, फर्स्ट केस में, जिस बंदे ने टैक्स पे किया या जिससे गवर्नमेंट ने टैक्स चार्ज किया कि भाई मुझे 10% टैक्स दो, बर्डन भी टैक्स का उसी बंदे के ऊपर पड़ रहा था। लेकिन हमारे सेकंड एग्जाम्पल में क्या हुआ? गवर्नमेंट ने एक बंदे से टैक्स चार्ज किया, उसने अपना बर्डन ट्रांसफर कर दिया होलसेलर पे, होलसेलर ने अपना बर्डन ट्रांसफर कर दिया रिटेलर पे, रिटेलर ने अपना बर्डन ट्रांसफर कर दिया कंज्यूमर पे। जहां पर टैक्स इम्पोज किसी और पर किया जाए लेकिन बर्डन कोई और बियर करे, उसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होगा? जिस पर टैक्स लगाया गया है जिस बंदे पर, वो ही उसका बर्डन बियर कर रहा है। जैसे कि इनकम टैक्स। इनकम टैक्स अगर मुझे पे करने को बोला जाएगा, मैं किसी और पे उसको ट्रांसफर थोड़ी कर सकती हूँ, मुझे मेरी इनकम पे मुझे ही पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मेरी गुड पे गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि इतना जीएसटी लगेगा, तो जो मेरे कंज्यूमर्स हैं जिनको मैं अपना सामान बेचूंगी, उनको मैं क्या बोलूंगी कि इस पे 10% जीएसटी है। तो यहाँ पे मुझ पे बर्डन नहीं पड़ा जीएसटी का, जीएसटी का बर्डन पड़ा मेरे कंज्यूमर्स पे। मेरे पे इम्पोज हुआ, लेकिन मैंने अपना बर्डन ट्रांसफर कर दिया, इसीलिए वो क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स बिल्कुल समझ में आ गया, हाँ या ना? तो ये हमारे पास सबसे पहली क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। इनके अगेंस्ट गवर्नमेंट की कोई भी लायबिलिटी नहीं क्रिएट हुई है, कोई भी एसेट गवर्नमेंट के पास से नहीं गायब हुआ है, सब कुछ गवर्नमेंट के पास है और हमारी गवर्नमेंट ने कुछ पैसा कमा लिया है। टैक्स रिसिप्ट्स होती है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स का हमारा सेकंड सोर्स है नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। नॉन टैक्स रिसिप्ट्स ऐसी कुछ पेमेंट्स है जो गवर्नमेंट क्या करती है? रिसीव करती है लोगों से जो कि टैक्सेस नहीं है। सिंपल सी बात, टैक्सेस के अलावा जो भी पेमेंट्स गवर्नमेंट लोगों से चार्ज कर रही है, ले रही है किसी ना किसी तरीके से, उनको नॉन टैक्स रिसिप्ट की कैटेगरी में डाल देते हैं। क्या क्या होती है? फीस, जैसे कि अगर आप कुछ भी लीगल कार्रवाई करना चाहते हो, कुछ एफिडेविट्स लेना चाहते हो, अपना नाम चेंज करवाना चाहते हो, अपनी नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, ये सारा काम लीगली होगा। इस लीगल काम को कराने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऑफिस में जाके फीस देनी पड़ती है, जो लीगल फीस है। उस फीस को, उस फीस में वो जो फीस आप पे कर रहे हो वो क्या है? गवर्नमेंट के लिए कमाई है, ना तो गवर्नमेंट का एसेट गया ना लायबिलिटी ली, लेकिन गवर्नमेंट ने पैसा कमाया। रेवेन्यू रिसिप्ट है, नॉन टैक्स रिसिप्ट है। पहला क्या पड़ा? फीस। क्या लिखा हुआ है? पेमेंट इन ल्यू ऑफ गवर्नमेंट सर्विस। गवर्नमेंट की किसी भी सर्विस के अगेंस्ट जब आप पैसा चार्ज कर रहे हो, जो लीगली स्पेसिफाइड है, उसको हम क्या बोल देंगे? फीस बोल देंगे। फाइन्स किसे बोलेंगे? जैसे हमने समझा था कि आप सड़क पे जा रहे हो, अपने रेड लाइट क्रॉस कर ली, पुलिस वाले ने पकड़ा आपको और आपका चालान काट दिया 100 रुपये का। अब ये जो 100 रुपये आप जाके भरोगे कोर्ट कचहरी में, उसको हम क्या बोलेंगे? फाइन बोलेंगे। उसके अगेंस्ट ना तो गवर्नमेंट के एसेट से ले ना लायबिलिटी ही ली, पर पैसा आया, वो भी क्या हो गया हमारा? नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। पेमेंट्स मेड बाय लॉ ब्रेकर्स, जिन लोगों ने कानून तोड़ा उन लोगों ने पेमेंट किया। एस्चीट क्या होता है? इनकम ऑफ अ स्टेट बाय प्रॉपर्टी ऑफ अ डेड पर्सन विद नो लीगल हेयर। क्या मतलब है इस बात का? कि अगर कोई भी पर्सन है जिसका कोई लीगल हेयर नहीं है, वारिस नहीं है, जिसका किसी पर्सन के पास 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन जब वो मर गया है
एंड उसने कहीं भी किसी के नाम भी वो प्रॉपर्टी नहीं की है, उसका कोई बेटा भी नहीं है, तो या तो वो कहीं दान वगैरह कर जाता। अगर उसने ऐसा नहीं किया है, किसी के नाम भी नहीं किए एंड वो खुद भी मर गया, तो उस प्रॉपर्टी का कौन मालिक होगा? उस प्रॉपर्टी की मालिक होगी हमारी गवर्नमेंट। यानी कि वो जो भी प्रॉपर्टी है 10 करोड़ की, गवर्नमेंट अपने अंडर ले लेगी। अब यहाँ पर हुआ क्या, उस जो भी प्रॉपर्टी थी, पैसा था, एटसेट्रा एटसेट्रा, सब गवर्नमेंट के अंदर आ गया। गवर्नमेंट के लिए ये एक तरीके की क्या हो गई, कमाई हो गई। गवर्नमेंट के जो एसेट्स है, जैसे कि रेलवे स्टेशन है, एटसेट्रा बिल्डिंग्स है गवर्नमेंट की, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, वो वैसे के वैसे ही हैं। ना ही गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी क्रिएट हो गई है उस डेड पर्सन के अगेंस्ट। पर्सन मर गया, प्रॉपर्टी पड़ी थी, गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, अपने नाम कर लिया। ऐसी प्रॉपर्टी से जो गवर्नमेंट की कमाई हो रही है उसको बोला जाता है एस चीट। ओके, नेक्स्ट वी गोना टॉक अबाउट स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट क्या होगा कि जब फॉर एग्जाम्पल कि आपका घर है एक जगह पर एंड उसके पास ही गवर्नमेंट ने क्या बना दिया, एक पुल बना दिया। अब नाउ बिकॉज वहाँ पे पुल बन गया है जिसके एंड पे एक हॉस्पिटल भी है, तो लोगों का आना जाना आपके एरिया में बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया, हाँ या ना? तो यानी कि जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके दाम भी क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। गवर्नमेंट की किसी एक्टिविटी के कारण, डेवलपमेंट एक्टिविटी के कारण, जब साइड में रहने वाले लोगों के जो प्रॉपर्टीज़ है उनके दाम बढ़ जाते हैं, यानी कि उनको बेनिफिट होता है, तो गवर्नमेंट उनसे पैसा चार्ज कर सकती है। कि अब पहले तो आपके मकान की कीमत 40 लाख थी, अब आपके मकान की कीमत 1 करोड़ हो गई है। तो क्योंकि आपके मकान में ये एप्रिसिएशन आया है, वैल्यू बढ़ी है हमारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की वजह से, इसीलिए हम आपसे कुछ पैसा ले सकते हैं। उस पैसे को नाम दिया जाता है स्पेशल असेसमेंट। पेमेंट मेड बाय द ओनर्स ऑफ एप्रिशिएटेड प्रॉपर्टी ड्यू टू गवर्नमेंटल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। स्पेशल असेसमेंट एक ऐसा पेमेंट है जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को पे कर रहा है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी के दाम राइज कर गए हैं। क्यों राइज किए हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटी कैरी आउट किया है। इससे भी गवर्नमेंट को क्या हुआ, पैसा मिला, नॉन टैक्स रिसिप्ट बन गया। इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो गवर्नमेंट कंपनी खोली हुई है, पब्लिक एंटरप्राइजेस खोली हुई है, उनसे जो भी कमाई होगी वो गवर्नमेंट के लिए क्या है, रिसिप्ट्स है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक 2G 3G, जो स्पेक्ट्रम होता है, जो हमारा इंटरनेट चलता है 2G 3G, इसका कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। गवर्नमेंट ये जितनी भी कंपनीज होती है, एयरटेल, रिलायंस, जियो, जो भी हमारी कंपनीज है, वोडाफोन, इनको ये स्पेक्ट्रम नीलाम किया जाता था, यानी कि पहले से ऑक्शन किया जाता था। हर साल कंपनियां बोली लगाती थी ये स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए, लेकिन अब तो ऑक्शन वाला सिस्टम बंद हो गया है, बिकॉज 2G 3G करके घोटाला हो गया था, एक बहुत बड़ा करप्शन वाली एक्टिविटी हो गई थी, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने इसे फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की इंस्टेड ऑफ ऑक्शनिंग इट। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से गवर्नमेंट को लॉस भी बियर करना पड़ता है। पर हाँ, तो जो भी कंपनीज हैं, लेट्स नॉट डाइव इनटू डीपर एस्पेक्ट्स ऑफ इट कि क्या है कैसे है। ये समझ लो सिंपल कि जो स्पेक्ट्रम है 2G 3G वाला, ये गवर्नमेंट के पास होता है। गवर्नमेंट क्या करती है, इसे सेल आउट करती है फॉर सम टाइम पीरियड, एंड उससे जो भी पैसा आ रहा है, जो भी लोग, जो भी कंपनीज इसे खरीद रही हैं, उससे जो भी इनकम आ रही है वो हमारे लिए नॉन टैक्स रिसिप्ट्स है। ग्रांट्स एंड डोनेशंस, जो भी गवर्नमेंट को डोनेशंस रिसीव हो रही हैं, उनके अगेंस्ट भी ना तो कोई लायबिलिटी बनती है, ना ही कोई एसेट बनता है, इसीलिए वो भी हमारे लिए क्या है, हमारा नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। इतने ही टाइप की हमारी बुक हमें स्पेसिफाई कर रही है। जो भी इम्पोर्टेंट रेवेन्यू रिसिप्ट्स थी, 2 टाइप्स की। रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब समझ में आ गया। फिर हमने समझा टैक्स रिसिप्ट्स भी हो सकती है, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स भी होते हैं। टैक्सेस के टाइप्स भी देखिए, एंड देन हमने समझा नॉन टैक्स रिसिप्ट्स किन किन टाइप्स की हो सकती है। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है, हाँ या ना? नाउ वी गोना टॉक अबाउट कैपिटल रिसिप्ट्स। क्या होता है? वहाँ पे एसेट लायबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ पे जो भी पैसा आएगा, या तो एसेट बिक जाएगा आपका तो पैसा आएगा, या आप किसी से मांग लोगे, उधार ले लोगे तो पैसा आएगा तो पैसा, लेकिन या तो एसेट चला जाएगा या फिर लायबिलिटी सिर पे आके बैठ जाएगी। वो लोग इसको बात बिल्कुल समझ में आ गई। किस किस टाइप के होंगे?
किस किस टाइप के होंगे हमारे? लोन अगर हम रिकवर कर ले, यानी कि हमें पैसा आया, अगर हमारा जो भी हमने लोन दिया हुआ था वो वापस हम लोग क्या कर ले, रिकवर कर ले, तो पैसा तो आ गया, रिसिप्ट तो बन गई। कैपिटल रिसिप्ट कैसे बनी? एसेट पे फर्क पड़ा, लायबिलिटी पे? एसेट्स पे फर्क पड़ गया, क्योंकि जिन लोगों से आपको पैसे चार्ज करने थे वो कहीं ना कहीं आपके लिए क्या थे? आपकी प्रॉपर्टी थे, आप उनसे मांग सकते थे कभी भी पैसा। हाँ या ना? इसीलिए जब भी आप लोन्स को रिकवर कर रहे हो, वो लोगों से आपने पैसा ले लिया, अब वो आपके एसेट्स नहीं रहे, अब वो आपको पैसा नहीं देने वाले हैं, इसीलिए एसेट्स खत्म हो गए, पैसा आ गया, रिकवरी ऑफ लोन, कैपिटल रिसिप्ट बन गया। बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज, आप पैसा उधार ले लो, कहाँ से लोगे उधार? या तो आम लोगों से उधार ले लो, या फिर रिजर्व बैंक से उधार ले लो जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, या फिर जो बाकी की दुनिया है, अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, इनसे पैसा उधार ले लो। उधार लोगे तो सर पे लायबिलिटी है, कैपिटल रिसिप्ट है। अदर रिसिप्ट्स, और भी कुछ टाइप की रिसिप्ट्स होती है जो गवर्नमेंट कहीं से पैसा बोरो कर रही है, कहीं से उठा रही है पैसा, या डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। डिसइन्वेस्टमेंट समझते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का उल्टा। इन्वेस्टमेंट शब्द हम सबने सुना है। इन्वेस्टमेंट का ऑपोजिट शब्द है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट का ऑपोजिट शब्द है डिसइन्वेस्टमेंट। यहां पे क्या होगा? गवर्नमेंट जिन प्रोजेक्ट्स में पैसा डाले हुए हैं वहां से पैसा बाहर निकाल लेगी, जहां पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वहां से पैसा क्या कर लेगी? विड्रॉ कर लेगी। अब जब वो विड्रॉ करेगी तो गवर्नमेंट के पास पैसा तो आएगा, लेकिन उसका जो इन्वेस्टमेंट वाला एसेट है वो खत्म हो जाएगा। हाँ, किसको बात समझ में आ गई? एसेट को बेसिकली ऐसे मत समझो कि कोई फिजिकल प्रॉपर्टी ही होना चाहिए। एसेट ऐसी कोई भी चीज़ है जहाँ से आपको एक्सपेक्टेशंस है कि ये मेरा एक सेफ मनी सोर्स है, यहाँ से मुझे रिटर्न्स जनरेट हो रहे हैं, है ना? कि जैसे कि हम बोलते हैं कि बिल्डिंग है, ये मेरा एसेट है। जैसे कि हम बोलते हैं हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं ये हमारे एसेट्स हैं, ठीक है? जो भी लोग हैं जिनसे हमको पैसा लेना है वो हमारे लिए एसेट्स है। ओके, पैसा आने वाली जगहों को हम एसेट बोल देते हैं एक तरीके से। अगर हम गलत है कहीं ना कहीं ये, पर हाँ हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, हमारा काम बन जाएगा। डिसइन्वेस्टमेंट शब्द बिल्कुल समझ में आ गया। अदर रिसिप्ट्स डिसइन्वेस्टमेंट के फॉर्म में हो सकती हैं, जब आप इन्वेस्टमेंट में से पैसा बाहर निकाल लो, एसेट खत्म हो जाएगा लेकिन पैसा आ जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट बन गया। बोलो किसको बात बिल्कुल समझ में आ रही है? नाउ हमें ये समझ में आ गया कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है। अब हम बात किसकी करने वाले हैं? एक्सपेंडिचर पे आ जाते हैं। हाँ या ना? रिसिप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो गए। अब हम किस पे आ गए हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या बोलेगा? याद करो, वहाँ पर क्या बोल रहा था कि आप क्या कर रहे हो? पैसा कमा रहे हो। यहाँ पर एक्सपेंडिचर है तो पैसा खर्च होगा। वहाँ पर रेवेन्यू में क्या हो रहा था? जब हमने रेवेन्यू रिसिप्ट्स पढ़ी, हमने ऐसा पैसा जहाँ पे एसेट लायबिलिटी पे कोई फर्क ना पड़े। यहाँ पर भी ऐसा खर्चा जहाँ एसेट और लायबिलिटी पे कोई फर्क ना पड़े। It does not create any asset for the government. It does not cause any reduction in the liability for the government. यानी कि पैसा ऐसी जगह खर्चा हो रहा है कि ना तो कोई प्रॉपर्टी बनी है, ना तो कोई एसेट क्रिएट हुआ है, और ना ही कोई लायबिलिटी खत्म हुई, यानी कि कोई लोन भी पे ऑफ नहीं किया है, एंड जो ऑलरेडी सामान था उसे भी बाहर नहीं निकाला गया। बोलो किसको बात समझ में आ गई? हाँ या ना? कोई जो भी सामान था उसमें कुछ और ऐड भी नहीं किया गया। ओके, 3 इंपॉर्टेंट आइटम्स क्या है हमारे पास? वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एसेट लायबिलिटी तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वेज बिल यानी कि जो भी सैलरीज वगैरह गवर्नमेंट पे ऑफ करती है, पे करती है लोगों को, उससे ना तो एसेट क्रिएट होता है एंड ना ही लायबिलिटी हमारी क्या होती है? खत्म होती है। लोगों को पेमेंट करना है तो मतलब करना है। तो वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट हमारा क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट पेमेंट जो कर रही है, ना एसेट पे कोई फर्क पड़ेगा ना लायबिलिटी पे। एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, सब्सिडीज क्या होता है? जो लोगों को सामान सस्ता करके दिया जाता है। एज एन अगर मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ कोई जिसकी वैल्यू है 100 रुपये, गवर्नमेंट बोलती है कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो नेसेसरी गुड है, एक काम करो आप इसको 100 रुपये का मत बेचो, 50 रुपये का बेचो।
मैं कहूँगी यार मेरे को तो कॉस्ट 100 रुपये पड़ रही है, मैं 50 रुपये का कैसे बेचूँ? तो गवर्नमेंट मुझे बोले कि अरे टेंशन मत लो, आपका प्रोडक्ट 100 रुपये का ही रहेगा, पर आप इसे मार्केट में 50 रुपये का बेच दो, आपकी जो 50 रुपये की कॉस्ट है वो हम भर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरा प्रोडक्ट सस्ता हो गया, मेरा प्रोडक्ट सब्सिडाइज हो गया। ठीक है, तो वो जो सब्सिडीज पे खर्चा किया जा रहा है वो भी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ना एसेट में फर्क पड़ेगा ना लायबिलिटी पे। डिफेंस के लिए जो भी परचेजेस किए जाते हैं, जो भी गन्स, टैंक्स, व्हीकल सब कुछ खरीदा जा रहा है वो भी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ना एसेट पे फर्क पड़ेगा ना लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ आ गया, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आप बता ही दोगे, यानी कि ऐसा खर्चा जिससे या तो क्या हो, कोई एसेट क्रिएट हो या लायबिलिटी खत्म हो जाए। क्या करेंगे, इट क्रिएट्स एन एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट, या फिर इट कॉजेज रिडक्शन इन लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। क्या क्या इंपॉर्टेंट आइटम्स है, एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, गवर्नमेंट कुछ परचेज कर लेती है, नया एसेट बन गया, हाँ या ना, तो वो खर्चा क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट, कुछ मशीनें खरीद रही है, इक्विपमेंट्स खरीद रही है, वो क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ शेयर्स, कहीं जगह पैसा इन्वेस्ट कर रही है, वो क्या हो गया हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एसेट्स बढ़ जाएंगे ना अगर कहीं भी इन्वेस्ट हुआ है पैसा तो। लोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट कॉरपोरेशंस, अगर गवर्नमेंट क्या करे, पैसा दे दे स्टेट गवर्नमेंट्स को या स्टेट कॉरपोरेशंस को लोन पे, तो गवर्नमेंट के पास से पैसा जा रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, लेकिन वो कभी ना कभी तो पे बैक करेंगे ना, तो वो हमारे क्या बन जाएंगे, एसेट्स बन जाएंगे, उधर से पैसा आएगा कभी ना कभी। बोलोगे इसको बात समझ में आई, हाँ है ना। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने किया यहाँ पर लोन देकर, वो हमारे लिए क्या बन जाएंगे, फ्यूचर के कैपिटल रिसोर्स। हाँ, ऐसे रिलेशन एस्टैब्लिश करो ना। बोलो किसको कुछ बात समझ में आ रही, हाँ या ना। रेवेन्यू कैपिटल बिल्कुल क्लियर हो गया, हाँ या ना, किस तरीके से चीज़ें फंक्शन कर रही है। ऑल्सो हम जो हमारा बजट है उसको एक्सपेंडिचर्स को हम प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। प्लान एक्सपेंडिचर कैसे फंक्शन करेगा, जो चीज़ें डिफाइन हो चुकी हैं बजट में, सब चीज़ें क्लियर कर दी हैं, हाँ या ना। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जैसे कि हम एक फैक्ट्री चला रहे हैं, आप कहीं ना कहीं जब अपना बजट बनाओगे सब चीज़ें प्लान आउट कर रहे हो, उसके बाद भी कहीं ना कहीं स्कोप रहेगा ना कि कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं, कुछ ऑफिस में खर्चा ज़्यादा हो गया, कुछ ना कुछ खराब हो गया, उसे ठीक करा लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरीके से गवर्नमेंट चीज़ें प्लान आउट कर लेती है, खर्चे हम ये करने वाले हैं, वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर। बट स्टिल अगर बीच में ज़रूरत लगती है, कहीं और खर्चा होता है एंड उधर हमारे एक्सपेंसेस अराइज हो रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, कि सोचा नहीं था लेकिन यहाँ भी खर्चा करना पड़ गया। बोलोगे इसको बात बिल्कुल समझ में आ रही। बेसिकली ऑफिशियल एक्सपेंसेस हो जाते हैं जो कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का पार्ट होते हैं। जो बजट एक्सपेंडिचर है उसको रेवेन्यू कैपिटल में भी क्लासिफाई करते हो एंड प्लान नॉन प्लान में भी क्लासिफाई कर देते हो। एक्सपेंडिचर रिसिप्ट्स बिल्कुल समझ आ गई, बजट का मतलब समझ आ गया, हाँ या ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट को समझने की कोशिश करेंगे कि कितने टाइप का बजट हो सकता है, क्या क्या अलग अलग सिचुएशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नए लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।